तो भाई ज्ञान की बातें हो गई, जानकारी सारी आपको बता दी है। अब बारी आ गई है स्टार्ट करने का अपना आज का लेक्चर। तो सब तैयार हो? चलें तो थोड़ा सा जैसा हमारे परंपरा रही है, ट्रेडिशन रहा है, तो हम दे देते हैं अपने सब्जेक्ट को थोड़ी सी रिस्पेक्ट और इस रिस्पेक्ट के साथ बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला काम, अभी तक आप लोगों ने क्या कर लिया उसका एक बार छोटा सा रिवीजन कर लें अपन। तो हमने जर्नल में अभी तक क्या क्या देख लिया? अपन ने जर्नल में देख लिया है सर कि बेसिक ट्रांजैक्शंस आपने हमें समझाए थे, जहां पे आपने बताया कि बिजनेस चालू करना है जब, तो जो कैपिटल प्रोप्राइटर लेके आते हैं उसकी क्या एंट्री करी जाती है। प्रोप्राइटर अगर कैपिटल में से कुछ विड्रॉ कर रहे हैं यानी ड्रॉइंग्स हैं तो उसकी क्या एंट्री करते हैं। आपने हमें गुड्स से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस बताए जैसे कि परचेज सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। फिर सर आपने हमें बताया कि एक्सपेंसेस और इनकम के ट्रांजैक्शंस आपने थोड़े हमें समझाए। आपने हमें यह भी बताया कि अगर फिक्स्ड असेट्स खरीद के लाते हैं बिजनेस के लिए या किसी तरह के कंज्यूमेबल्स, ऑफिस इक्विपमेंट हम खरीद के लाते हैं तो उसका हमें क्या ट्रीटमेंट दिखाना होता है बुक्स में, जर्नल के केस में। आपने हमें समझाया कि डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस समझाया आपने रिबेट के बारे में भी थोड़ी जानकारी दी। इन सब पे बेस्ड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आपने हमें करवाए और फिर हम आगे बढ़े जहां पे हमने समझे कुछ और भी ट्रांजैक्शंस जो गुड्स से रिलेट करते थे, जैसे कि गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, फ्री सैंपल की तरह गुड्स अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, अगर हमारे गुड्स चोरी हो जाते हैं, आग लग जाती है, गुड्स खुद प्रोप्राइटर विड्रॉ करके चले जाते हैं, या फिर गुड्स को इस्तेमाल में लिया जा रहा है किस चीज के लिए, हमारी फिक्स्ड एसेट्स को पुट टू यूज करने के लिए, यानी पुट टू यूज की कंडीशन लायक बनाने के लिए भी अगर हमने कुछ गुड्स यूज में लिए हैं तो उनका क्या हम ट्रीटमेंट करते हैं, ये अभी तक के लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। तो सर अब आज जो अपना डिस्कशन है या आज जो हमारा लेक्चर आप लेके आए हैं हमारे लिए, उसमें आप हमें क्या समझाने वाले हैं? थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, थोड़ी जिज्ञासा है आप लोगों के मन में कि सर अब बात रह क्या गई, क्या बच गया अपने को ऐसा देखना। भाई बच तो बहुत कुछ गया अभी देखना। जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर बोलूं तो अभी काफी सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है, लेकिन उन सबसे पहले हम बात करेंगे जरा किसके बारे में? हम बात करते हैं पैसे के बारे में। भाई अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है, कॉमर्स की स्ट्रीम है, तो पैसे के बारे में बीच बीच में बात करते रहना जरूरी है, रिलेट करवाते रहना जरूरी है, याद दिलवाना बहुत जरूरी है। तो क्या आप लोग तैयार हैं थोड़ी सी और पैसे के बारे में बात करने के लिए? थोड़ी सी और पैसे के बारे में बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि आज जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो है जी हाँ, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अभी तक कैश 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 ये सारा तो हमने देख लिया था कि हमने ये बात करी थी कि सर कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, हमने खर्चे करे, कैश गया, हमें कुछ रिसीप्ट्स हो रही हैं या इनकम्स हो रही हैं तो कैश हमारे पास आता हुआ दिख रहा था। कैश रियल अकाउंट है, इसीलिए हमने एंट्रीज किस रूल के हिसाब से करी, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अभी तक ये बेसिक लेवल डिस्कशन अपन कर चुके हैं। अब बारी आई है थोड़ा सा एडवांस लेवल डिस्कशन करने का। क्यों? क्योंकि अब हम सिर्फ पैसे की बात, वो पैसा नहीं बोलेंगे जो हमारे पास हाथ में यानी कैश इन हैंड। नो, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कैश अवेलेबल विद अस एट आवर बैंक, यानी बैंक बैलेंस जो है आपका, उसके बारे में भी तो बात करनी है। बिजनेसमैन आदमी सारा पैसा हाथ में लेके तो चलेगा नहीं, कुछ पैसा बैंक में भी डिपॉजिट कराया जाएगा, है कि नहीं? तो बैंकिंग से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शंस हमें आज देखने को मिलेंगे, चलिए जरा नजर डालते हैं इन्हीं ट्रांजैक्शंस पे। तैयार हैं आप लोग? चलो फिर सबसे पहले द फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू, सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारा क्या होने वाला है, सोच के देखो जरा एक बार। सर बिजनेसमैन है, पैसे लेके आएंगे तो उसको क्या कहते हैं हम? कैपिटल कहते हैं कि सर कैपिटल वो लेके आए, सही बात है। अब वो लेके आ रहे हैं मान लो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, ऐसा कुछ अमाउंट वो लेके आते हैं, कैश ही इतना लेके आ रहे हैं। क्या ये सारा का सारा वो अपने ही बिजनेस में या दुकान में कोई तिजोरी है उसके अंदर रख दें? स्ट्रॉन्ग बॉक्स है, गोदरेज का स्ट्रॉन्ग बॉक्स मान लो जिसपे डिजिटल वो है, मतलब फिंगरप्रिंट आपको रखना पड़ता है ओपन करने के लिए, लेकिन क्या आप सारा का सारा पैसा उसमें रख देंगे? नहीं ना, लॉजिकल नहीं बैठता है। कहा जाता है ना, यू डोंट कीप ऑल योर फ्रूट्स इन वन बास्केट, कि कोई वो बास्केट ही चुरा के ले गया तो भूखे मरने की नौबत आने वाली। तो आप सारा अमाउंट तिजोरी में तो नहीं रखने वाले हैं, तो फिर उसके लिए आपके पास फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करी गई?
आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई करंट अकाउंट की, जहां एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करते हैं। करंट अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स ही ऐसी होती हैं जो बिजनेसेस ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। यू नीड टू हैव अ पैन कार्ड, आपको उसके साथ रेंट डीड या बिजली का बिल, जहां ऑर्गेनाइजेशन जिस भी एड्रेस पे लोकेटेड है उससे रिलेटेड कुछ कागजात, ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो ये आपको प्रोवाइड करने होंगे। अब ये फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड करी जा रही है? अगेन द सेम रीजन, ताकि सारा का सारा कैश लिक्विड कैश के रूप में आपको मेंटेन ना करना पड़े। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिपॉजिट कैश ऑन अ रेगुलर बेसिस इन द बैंक अकाउंट, जो करंट अकाउंट आपने ओपन करा है किसी भी बैंक के साथ। तो हमारा पहला ट्रांजैक्शन क्या होने वाला है? बैंकिंग ट्रांजैक्शन पहला हम समझेंगे जो पैसा हमने डिपॉजिट करा है बैंक में और बैंक से जो पैसा हम विड्रॉ कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आगे जब हम लेजर पढ़ेंगे तो लेजर के टाइम पे थोड़ा सा एक बार घुमा देता है सबको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा घुमा देता है। अच्छे अच्छे दिग्गजों को भी हल्का सा तो वो कभी कभी घुमा देता है। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे समझाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को, जैसा कि हमने अपने एक स्पेशल वीडियो में बताया भी था आपको, कि जो आपको लिखा हुआ दिखता है और जो आपको कुछ सामने विजुअल्स के रूप में दिखता है, आप ज्यादा अच्छे से समझते किस चीज को हैं। 58% चांसेस हैं कि आपको जो दिखा, जो विजुअली आपको दिख रही है चीज, वो आप रिटेन करेंगे, rather than 15% chances of what you read, which is why to help you understand this concept मैं लेके आया आपके लिए बहुत ही मजेदार से विजुअल्स। तो सबसे पहले सोने के सिक्कों का ढेर लाया मैं आपके लिए। तो ये है आपका कैश, ऑलराइट। जैसा कि आपको दिख रहा है सिक्कों का ढेर है, तो ये रिप्रेजेंट करता है क्या? ये रिप्रेजेंट करता है लिक्विड कैश। अब इस लिक्विड कैश को हम कहां ले जाने वाले हैं? इस लिक्विड कैश को ले जा रहे हैं हम आपके पिगी बैंक में, विच रिप्रेजेंट्स योर बैंक। तो अब हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या हो गया? हमारे पास है हमारा प्यारा सा कैश और हमारे पास है हमारा पिगी बैंक। तो कैश भी है हमारे पास, पिगी बैंक भी है हमारे पास। अब ये कैश पिगी बैंक में जाने वाला है, विच इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हम बात कर रहे हैं कि यहां से गया है जी कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कैश जा रहा है बैंक में, इसकी एंट्री क्या करेंगे? बोथ कैश एंड बैंक आर रियल अकाउंट्स, दोनों के दोनों रियल अकाउंट्स हैं। एक असेट जा रही है, दूसरी असेट आ रही है। सर आ कैसे रही है ये भी तो समझाओ भाई। हाथ से पैसा जा रहा है, कहां जा रहा है? बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट क्या है? असेट है। बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। अब समझे? तो क्या करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या आ रहा है? बैंक में पैसा, यानी बैंक आपके पास आ रहा है। तो हम यहां पे एंट्री क्या कर देते हैं? हम सर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। और हाथ से हमारे जा क्या रहा है? सर जा रहा है हमारे हाथ से कैश। तो हमारी एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑलराइट, चलिए अब इसको ऑपोजिट भी समझना है हमें। भाई कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक तो कर दिया, लेकिन बैंक से अगर मैं कैश विड्रॉ कर रहा हूं तब क्या होगा? बैंक से अगर मैंने कैश विड्रॉ करा है, यानी कि अब रिवर्सल हो रहा है पैसे का। बैंक में पड़ा हुआ पैसा मैं अब अपने लिए यूज में ले रहा हूं या मैं विड्रॉ कर रहा हूं। अगेन मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे विड्रॉ करने की बात तो करी, लेकिन मैंने यहां साथ में बहुत ही स्मार्टली एक चीज बोली, अपने लिए विड्रॉ कर रहा हूं। अब ये अपने लिए और बिजनेस के लिए, यहीं पे हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम डिफरेंशिएट क्या करेंगे? यहां पे मैं लिखूंगा फॉर ऑफिस यूज। बोले तो यानी कि मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ करा है ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। तो क्या ये ड्राइंग्स है? नहीं सर, ये ड्राइंग्स नहीं है। तो फिर उस केस में क्या करें? अब आपके पास आ क्या रहा है? आपने बैंक से पैसा विड्रॉ करा तो आपके पास कैश आ रहा है और बैंक से पैसा जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन। हम क्या करेंगे? हम यहां कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है हाथ से? सर जा रहा है बैंक से पैसा, तो हम कर देंगे टू बैंक अकाउंट।
लेकिन 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 अगेन यहीं पे अगर मैं बात करता हूं कि इफ दिस इज फॉर पर्सनल यूज, अगर 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 यहां पे पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जा रहा है तो बिजनेस में पैसा आ रहा है क्या? इज द कैश कमिंग इनटू द बिजनेस? जी नहीं सर, हम बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल तो रहे हैं लेकिन अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, बिजनेस के इस्तेमाल के लिए नहीं। तो अब यहां पे जब बिजनेस में कैश आ नहीं रहा तो हम कैश अकाउंट को डेबिट भी नहीं कर सकते। उसकी जगह हम यहां क्या लिखेंगे? हम यहां लिखेंगे सर ड्रॉइंग्स। क्यों? क्योंकि ड्रॉइंग्स रिप्रेजेंट करता है किसे? ओनर को। जो पैसा ओनर ने लिया है अपने इस्तेमाल के लिए, विच मींस ओनर इज द रिसीवर, द प्रोप्राइटर इज द रिसीवर। तो हमने डेबिट कर दिया है रिसीवर को। और जा क्या रहा है बिजनेस में से? सर जा तो रहा है बैंक अकाउंट से पैसा, तो हमने क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट को। आपकी एंट्री क्या हुई? अगर पर्सनल यूज के लिए बैंक में से पैसा विड्रॉ करेंगे तो हमारी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ करा है, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसी के साथ अगर हमने डिपॉजिट करा है बैंक में तो हमारी एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन अपन ने किससे रिलेटेड देखा? सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपका रिलेटेड है कि भैया पैसा बैंक में जमा कराया या बैंक से पैसा निकलवाया। तो हम क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करेंगे हमारी जर्नल में, वो अभी अभी आप लोगों ने देख लिया। चलिए, तो जब ये ट्रांजैक्शन हम समझ लिए हैं, यानी कि अब हमें ये पता है कि बैंक में पैसा अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है या डिपॉजिट करना है तो हमें क्या एंट्री करनी होगी, और बैंक से अगर पैसा निकलवाना है तो हमें क्या एंट्री करनी होगी, ये हम समझ लिए। मतलब बैंक में पैसा जमा कराना सीख लिया और वो विड्रॉ कराना भी सीख लिया। ठीक है, अब यहां थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि हाँ सर अब पता है बैंक में पैसा कैसे जमा कराएंगे और कैसे निकलवाएंगे। वैसे तो पता था कि चेक के थ्रू या पे इन स्लिप के थ्रू, पे आउट स्लिप के थ्रू हम पैसा डिपॉजिट और निकलवा सकते हैं, लेकिन अब आपने हमें यह भी बता दिया कि इसकी जर्नल एंट्री हमें कैसे रिकॉर्ड करनी है। अच्छी बात है, कुछ नया सीखने को मिला। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलते रहना चाहिए, थोड़ा और एक्साइटमेंट बना रहता है। चलिए इसी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। अब ये ट्रांजैक्शन तो आप देख चुके, बात करते हैं अपने अगले ट्रांजैक्शन की। तो अपना अगला ट्रांजैक्शन क्या होने वाला है? क्या कोई अंदाजा लगा के मुझे बता सकता है कि सर अगला जो ट्रांजैक्शन है ना वो ये होने वाला होगा हमारा? सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। आपने पैसा जमा कराया, आपने पैसा विड्रॉ कराया, ये तो कर लिया आपने, सीख भी लिया कि उसके टाइम पे एंट्री क्या करेंगे। अब क्या सीखने की बारी है? अगर कोई और पैसा जमा करवा रहा है या कोई और हमारे लिए पैसा लेके आ रहा है, कहने का मतलब आपका कोई कस्टमर है, कोई डेटर है जिसने आपसे सामान खरीदा था, कहा था आपको कुछ समय बाद पैसे देंगे, और वो लेके आए हैं आपके लिए चेक। अब ये चेक कैसा होना चाहिए? क्या ये चेक होना चाहिए एक ब्लैंक चेक? क्योंकि ब्लैंक चेक की तो बात ही कुछ और होती है। तो नहीं 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 भैया, ब्लैंक चेक नहीं होने वाला। पहले ही बता देता हूं, कस्टमर जो आएंगे वो ऑब्वियसली उतना ही अमाउंट लिख के आ रहे होंगे चेक में जितना उन्हें पे करना है। वो ब्लैंक चेक क्यों देंगे आपको कि कुछ भी अमाउंट भरो और खुश रहो? ना ना, ऐसे थोड़ी करता है कोई। ऐसे सिर्फ एक ही जनाब किया करते थे, और पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी इनके पास थी कि लगातार पिक्चरों में इन्होंने यही हरकत करी थी कि बस ब्लैंक चेक काट काट के पकड़ा देते थे, बोले जा ऐश कर, जी ले अपनी जिंदगी, काइंड ऑफ, है ना। लेकिन हर कोई तो ये करेगा नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? जब कस्टमर हमारे पास चेक लेके आया तब हम क्या एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि जब कस्टमर चेक लेके आ रहा है तो हम ये देखेंगे कि क्या हमने वो चेक डिपॉजिट करा दिया क्या। अब यहां पे हम ट्रीटमेंट देखते हैं दो तरीके के। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है? इफ चेक deposited into bank on same day। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने चेक
सेम डे डिपॉजिट करवा दिया है बैंक में, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? क्या करोगे? अगर सेम डे डिपॉजिट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? बैंक में पैसा आ रहा है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री हो जाएगी जी बैंक अकाउंट, तो आप कर देंगे डेबिट। और हु इज द गिवर? गिवर कौन हो गया? जो भी कस्टमर हैं जिन्होंने अपना बकाया पेमेंट आपको करा है, जिन्होंने ये चेक काट के आपको थमाया है, वो हो जाएंगे आपके गिवर। तो आप यहां क्या लिख देंगे? टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, अब ये तो रही बात अगर चेक मिला और आपने सेम डे डिपॉजिट कर दिया। बट आप भी तो आप हैं, कभी कभी क्या कर देते हैं? कभी कभी कर देते हैं थोड़ा सा आलस। आपको लगता है कि यार आज ही क्यों भागना है, क्या माथापच्ची है, बैंक में होगी लंबी चौड़ी लाइन, क्या फर्क पड़ेगा, 2 दिन बाद कर देते हैं। कहने का मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं इफ चेक इज नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। अब आपने चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं किया है, तब हमारे पास क्या ट्रीटमेंट है? तो सबसे पहली बात, जब चेक आपके हाथ आया तब क्या एंट्री करें? अब क्या आपने डिपॉजिट करा दिया? आपने डिपॉजिट नहीं कराया है सेम डे, तो अब बैंक में पैसा नहीं आया भाई। सर बैंक में तो पैसा नहीं आया, बात तो सही है, लेकिन चेक हमारे पास तो आ गया। हमारे पास आ गया बोले तो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में आ गया है। यही कन्वर्ट कर दो इंग्लिश में। चेक कहां है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कस्टमर ने लाके चेक आपको थमाया, आपने वो चेक नहीं बैंक में जमा कराया। अब इस राइमिंग पजल का अगर मैं आंसर आपसे पूछता हूं, या उसके बगैर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि अब वो चेक अभी है कहां? कस्टमर आया और बड़े प्यार से चेक आपके हाथ में थमाया, लेकिन आपने वो चेक बैंक में जमा नहीं कराया, तो अभी वो चेक है कहां? वो चेक है आपके हाथ में। क्या कहूंगा इस चेक को मैं? चेक मेरे हाथ में है, इसे क्या कहूं मैं? इसे मैं कहूंगा चेक इन हैंड। जी हां, तो यहां पे हम एंट्रीज करते हैं 2 पार्ट में। पहला पार्ट हमारा क्या होगा? पहला पार्ट हमारा होगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है? हु इज द गिवर? सर गिवर तो हमेशा कस्टमर ही रहेगा ना। हाँ तो सही है, कस्टमर अकाउंट हमने बना दिया। एंड द सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट कब हो गया? सेकेंड पार्ट हुआ 3 दिन बाद, जब आपने चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, तो बैंक में पैसा आ गया आपके हाथ से, अब वो चेक चला गया है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाती है? आपकी एंट्री हो जाती है जी बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो चेक अभी ऊपर चेक इन हैंड के नाम से हमने डेबिट किया हुआ था, अब वो हाथ से चला गया है, चेक इन हैंड अकाउंट। कहने का मतलब क्या हुआ? जब कस्टमर चेक लेके आए तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शंस क्या है? या तो उस चेक को सेम डे डिपॉजिट करा दीजिए बैंक में, इन विच केस आपकी एंट्री हो जाती है डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। दूसरा ऑप्शन क्या है? रुको जरा, सब्र करो। क्या करोगे? ठहर जाओगे, बोलोगे 3 दिन बाद जमा कराते हैं, क्या टेंशन है, कल परसों में छुट्टी आने वाली है, सेकंड सैटरडे फिर संडे, बैंक्स ऑफ है, मैं भैया आराम करना चाहता हूं, मुझे भागदौड़ नहीं चाहिए, रिलैक्स्ड एकदम चिल वाला बिजनेसमैन हूं मैं, तो मैं चिल कर रहा हूं, रिलैक्स कर रहा हूं। मैं क्या बोलूंगा? आज नहीं, इसको जमा कराते हैं 3 दिन बाद। उस केस में मुझे 2 एंट्री करनी होगी। एक एंट्री की जो चेक है वो अभी भी मेरे हाथ में ही है, तो हम कहेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, बिकॉज कस्टमर इज द गिवर। और जैसे ही ये चेक जमा करा दिया जाएगा तो बैंक में पैसे आ गए हैं, बैंक हो जाएगा डेबिट, और आपके हाथ से चेक इन हैंड, क्योंकि अब हाथ से चेक जा चुका है, तो हम कहेंगे कि वो चेक इन हैंड निकल गया है, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने देख लिया कि भैया अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराना, विड्रॉ कराना, कोई और लाके अगर चेक दे दे तो क्या हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात करते हैं इससे एक कदम आगे बढ़ के किस चीज की,
यहां पे अब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं इससे एक कदम आगे का मजेदार वाकया। कस्टमर ने चेक दिया, आपने 3 दिन बाद जमा किया। कस्टमर कह भी रहा था कि भैया आज ही जमा करके देख लो। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला ना मैं बड़ा चिल रिलैक्स टाइप का बिजनेसमैन हूं, मैं करूंगा 3 दिन बाद। 3 दिन बाद चेक जमा कराया। अब पता है वो कस्टमर इतना जोर से इंसिस्ट क्यों कर रहा था कि आज ही जमा करा लो? क्योंकि उस दिन उनके काफी और भी ट्रांजैक्शंस होने थे जिसकी वजह से उनके बैंक अकाउंट से काफी सारा पैसा जाने वाला था। वो आपको सूचित कर रहे थे कि भैया आज ही जमा करा लो, कल हो ना हो। और लिटरली कल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने पैसा जमा कराया, आपने चेक जमा कराया अपने अकाउंट में, उस दिन उनके अकाउंट में दुर्भाग्यवश उतना अमाउंट नहीं था जितने का चेक था। मान लीजिए, फर्ज कीजिए चेक है 15,000 का, उनके अकाउंट में रह गए हैं 10,000। इस सिनेरियो को क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो इसका जवाब जिसे भी पता है, इस क्वेश्चन का जवाब कि चेक 15,000 का इश्यू हुआ है, बैंक में अमाउंट सिर्फ 10,000 पड़ा है बैलेंस में, तो इस सिनेरियो में चेक का क्या होगा? अगर इसका जवाब आपको पता है तो सबसे पहला काम क्या करें? कमेंट्स में जाके, जो नीचे कमेंट बॉक्स दिया होता है उसमें जाके सबसे पहले बताएं कि इस सिनेरियो को कहते क्या है। जिन्होंने इसका उत्तर दे दिया है बहुत बहुत बधाई, और सही उत्तर दिया है। पहली बात, उत्तर दे दिया तो पार्टिसिपेशन के लिए बधाई, सही उत्तर दे दिया है तो जीतने की बधाई। क्योंकि अब आप देखने जा रहे हैं, जब हम बात करेंगे किस सिनेरियो की, चेक डिसऑनर एंड रिलेटेड केसेस। जी, हम बात करने जा रहे हैं चेक डिसऑनर एंड रिलेटेड केसेस। तो सर उसको कहते क्या है? आपने कहा कि डिसऑनर केस है, लेकिन उसको लोकल लैंग्वेज में या सादी भाषा में कुछ और कहा जाता होगा ना। तो भैया सादा जो टर्म हम यूज करते हैं डिसऑनर के लिए, उसका मतलब होता है चेक बाउंस हो गया। सर बाउंस बोले तो ऐसे जमीन पर फेंक के मार के देखते हैं, वापस ऊपर कूदा तो ठीक है बाउंस है, जो नहीं कूदा उसका मतलब उस चेक का पेमेंट हो जाएगा। क्या हम ऐसा समझें? क्या हम ये बात समझें कि आप ऐसे दे धमाक चेक नीचे मारेंगे, अगर वो चेक वहां से उछल के ऊपर आ गया तो इसका मतलब सामने वाले के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है। अगर वो चेक वहीं पड़ा रह गया तो इसका मतलब हुआ कि हाँ भैया उसके बैंक अकाउंट में पैसा है। क्या हम ये समझें? ऐसा समझ लिया तो फेर में फंस जाओगे बहुत तगड़े, क्योंकि फिर आप यही करते फिरोगे कि हर चेक को नीचे पटक के देखोगे, कागज की चीज ऊपर उछलेगी नहीं और भरोसे में रह जाओगे कि भैया अकाउंट में पैसा है। तो ऐसी हरकतें मत करना, ये सिर्फ मजाक का पार्ट है। आप चेक बाउंस कैसे समझेंगे? जब आप चेक डिपॉजिट कराते हैं, बैंक की तरफ से आपके पास इंटीमेशन आता है। कौन से बैंक की तरफ से? आपके बैंक की तरफ से। आपने चेक जमा कराया तो आपका बैंक आपको सूचित करेगा कि भाई साहब ये जो चेक आपने अभी जमा कराया है, ये जिन सज्जन महापुरुष का है, उन महापुरुष के अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है कि ये चेक हम क्लियर कर सकें। तो अभी अभी उनका चेक रिजेक्ट हो गया, एक तरह से डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर बोले तो व्हाट इज ऑनर? ऑनर एंड डिसऑनर उन्हीं वर्ड से समझिए। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इज्जत और बेइज्जती, ऐसी बात कर रहे हैं हम। तो बात क्या हुई? आपका बैंक आपको सूचित कर रहा है कि सामने वाले भाई साहब की वजह से आपकी अभी अभी बहुत तगड़ी फजीहत हुई है। कैसे? क्या आपने हंसी खुशी यहां से यहां तक की स्माइल देते हुए बोला कि लो मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे जमा करा दो, और हमें बहुत ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि वो नहीं हो सकता क्योंकि सामने वाले ने आपकी नाक कटवा दी अभी अभी। उनके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है कि हम उनके बैंक से वो पैसे लेके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकें। तो हो गई ना चोट। तो अब यहां पे जो हम केस पढ़ेंगे वो है रिलेटेड टू डिसऑनर। और बाउंस की बात मैंने क्यों करी? बाउंस की बात मैंने करी क्योंकि हमें आपको समझाना था कुछ ऐसा वाला कॉन्सेप्ट कि इतिहास का पहला चेक बाउंस नहीं हुआ था, चेक की जगह बैंक बाउंस हो गया था, क्योंकि चेक बनाया था इन महापुरुष ने, इसीलिए। खैर ये भी है मजाक की बात, हम आगे बढ़ चलेंगे अपने कॉन्सेप्ट के साथ। तो जब चेक डिसऑनर होता है तो ऐसे में केस समझना हुआ क्या है। आपने किसी बंदे को सामान बेचा था, उनसे पैसे मिलने चाहिए थे, ठीक है? तो सामान बेचा, तब आपने एंट्री क्या करी थी? वो रिसीवर थे, आपने उनको डेबिट करा था, आपके लिए सेल्स इनकम थी, आपने क्रेडिट कर दी थी। यानी
कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री आप कर चुके हो, ठीक है। अब बात क्या हुई, उन्होंने आपको पैसे दे दिए लाके, पैसे मतलब चेक दे दिया लाके कि लो भाई साहब, और आपने उसी दिन मान लेते हैं चेक जमा भी करा दिया। आपने एंट्री क्या करी, बैंक में पैसा आ गया है, बैंक अकाउंट डेबिट, और हु इज द गिवर, गिवर है आपके कस्टमर, तो आपने करा बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ये भी आप कर चुके हो। 3 दिन बाद आपके बैंक ने आपको यह सूचित किया कि बड़े ही दुख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि आपकी भारी मात्रा में हो गई है फजीयत। कैसे? क्योंकि जिन भाई साहब ने अभी अभी आपको चेक दिया है, जो आपके कस्टमर थे, उनका चेक हो गया है डिसऑनर, बाउंस हो गया भाई साहब वो चेक। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है, जो पैसा आया उसकी जो आपने एंट्री करी थी, उसी एंट्री को हम कर देते हैं रिवर्स। यानी कि यहां मैं लिखूंगा इन दिस केस we reverse the entry made on receipt of check। यानी कि जब चेक रिसीव हुआ था तब जो हमने एंट्री करी थी, उस एंट्री को हम कर देते हैं रिवर्स। चेक हमें रिसीव हुआ था और हम मान रहे हैं कि हमने वो चेक डिपॉजिट करा दिया था, तो अब उस एंट्री को कर दिया जाएगा रिवर्स। तो आप यहां पे वापस से क्या कर देंगे, आप करेंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सीधी सीधी बात भाई, पैसा मिला था तब आपने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर की, कस्टमर ने मुझे पैसे दे दिए। अब जब आप बताना चाहते हो कि भाई नहीं दिए, कहां दिए, जो दिए थे वो तो चेक ही बाउंस हो गया, तो अब वही सूचित करने के लिए आपने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी अगेन कि कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इस एंट्री को अगर हम देखें और अपने रूल्स के हिसाब से बात करें तो हम कहेंगे कि सर ये तो बात ये हुई कि कस्टमर आपका रिसीवर हो गया इसीलिए डेबिट कर रहे हो, और बैंक आपके हाथ से जा रहा है तो इसीलिए आपने क्रेडिट कर दिया। रूल्स के हिसाब से देख के यही लगेगा आपको, लेकिन ये रूल्स के हिसाब से करी हुई एंट्री नहीं है, ये रिवर्स एंट्री है। क्योंकि हम जो एंट्री कर चुके थे हमें उसका इफेक्ट नलिफाई करना था। यहां पे मैं लिख देता हूं, this entry is made to cancel out the effect of the entry made at the time of receipt and deposit of check। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंट्री जो हम अभी करे हैं, ये एंट्री करी गई है किस वजह से, टू कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ द एंट्री मेड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट एंड डिपॉजिट ऑफ चेक। यानी जब चेक हमें ओरिजिनली मिला था और हमने उसे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया था, तब जो इंपैक्ट हुआ था उसे अभी अभी हमने कर दिया है कैंसिल। ठीक है, चलिए, तो अब डिसऑनर जब आपने समझ लिया तो डिसऑनर से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें और आपको समझनी होंगी। तो समझना क्या है, आपने पढ़ा है, हमने देखा है कैश डिस्काउंट की बात, है ना, कैश डिस्काउंट आपने देखा है। तो यहां पे अगर इफ डिस्काउंट हैड बीन अलाउड, बोले तो आपने कस्टमर को दे दिया था भाई साहब डिस्काउंट, है ना, तो आपने एंट्री क्या करी थी, आपने एंट्री करी थी पैसा आया था, डिपॉजिट करा दिया था चेक, हम कहते हैं सर बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट आपने अलाउ किया था, डिस्काउंट आपके लिए क्या है सर, डिस्काउंट हमारे लिए है लॉस, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। ये एंट्री आप कर चुके हैं, ठीक है, ये एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हो।
अब हम बात कर रहे हैं अगर इस केस में चेक डिसऑनर हो गया, इफ चेक इज डिसऑनर्ड इन अबव केस, तो अब जो आपकी रिवर्सल एंट्री होगी उस पे जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आपकी रिवर्सल एंट्री क्या हो गई? कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे यहां पे सर? टू बैंक अकाउंट तो आना ही आना है, पक्की बात है, लेकिन साथ में डिस्काउंट अलाउड भी आ जाएगा भाई, क्योंकि अब उसको इसके लिए माफी नहीं दी जा सकती ना। हमने क्या कहा? हमने उसे कहा था कि प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी तुरंत पैसा दे दोगे मेरा तो मैं तुम्हें दे दूंगा डिस्काउंट, जो कि मैं अपने ऊपर एक नुकसान उठाने तक को तैयार हो रहा था। लेकिन तुमने क्या हरकत कर दी? तुमने एकदम ऐसी नीच और निर्लज्ज हरकत करी है कि जिसका भुगतान मुझे अपनी रेपुटेशन गवा के करना पड़ रहा है भाई। मेरी ऐसी फजीयत हुई, मेरी नाक कटी, मेरा बैंक मुझे ही कह रहा है कि कैसे लोगों की संगत में रहते हो भाई, फूटी कौड़ी नहीं है इनके पास, ऐसे दोस्त हैं तुम्हारे। तो अब मेरे लिए तो दुविधा हो गई ना, तो मुझे अपनी नाक बचानी है, तो मैं क्या करूंगा कि जो डिस्काउंट, हे निर्लज्ज पुरुष, जो डिस्काउंट मैंने तुम्हें दिया था, कब? जब प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दिया था तुमने, फटाफट से मेरे पास पैसे लेके आए थे, तो वो डिस्काउंट अब मैं तुमसे वापस लेता हूं। कुछ वैसा ही जैसे वरदान देके वापस लिया जाता था पुराने टाइम पे, तो वैसे ही हमने भी ये वरदान दिया और फिर वो वरदान हमने वापस ले लिया कि ना ना तुम हो ही नहीं इस लायक, कि ना बेटा ना, तुम तो कतई इस लायक नहीं हो कि तुम्हें ये दिया जा सके। तो हमने वापस ले लिया भैया ये सब। चलिए, अब डिसऑनर का केस हमने देख लिया। डिसऑनर के केस में अगर डिस्काउंट दिया हो तो क्या किया जाएगा, ये भी अपन देख चुके हैं। तो बढ़ चलते हैं फटाफट से अपने अगले डिस्कशन पे, जो कि रिलेटेड है किस चीज से? अगर आपने पेमेंट्स कर रखे हैं चेक द्वारा, पेमेंट्स मेड बाय चेक। अब पेमेंट्स मेड बाय चेक का क्या मतलब हुआ? पेमेंट्स मेड बाय चेक या पेमेंट्स मेड फ्रॉम द बैंक, कुछ भी मान ले इसको। यूपीआई पेमेंट का जमाना है आज के टाइम पे, तो ये धनाधन जो स्कैन करते हो क्यूआर कोड और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देते हो, वो भी इसी कैटेगरी में पड़ेगा। तो पेमेंट अगर आप चेक द्वारा कर रहे हैं तो पेमेंट अगेन इट कैन बी टू अ पर्सन और इट कैन बी फॉर एन एक्सपेंस। तो अगर पेमेंट है मेड टू अ पर्सन, उस केस में एंट्री क्या हो गई? जिसे मिला वो है आपका रिसीवर, पर्सनल अकाउंट डेबिट। दिया आपने, क्या है हाथ से, क्या गया? पैसा ही जा रहा है टू बैंक अकाउंट। और अगर आपने किया पेमेंट है मेड फॉर एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंस पे किया है आपने, तब आपकी एंट्री क्या हो गई? एक्सपेंस तो आपके लिए वैसे भी एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और आपके हाथ से गया क्या है जी? आपके हाथ से जा रहा है टू बैंक। अब पेमेंट करते टाइम ध्यान बहुत रखना होता है, क्योंकि जब पैसा हाथ में आ जाता है तो पैसा हाथ से जाता भी बहुत फटाफट है, और उसके बाद स्थिति कुछ ऐसी नहीं हो जानी चाहिए आपकी। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए पेमेंट्स पे थोड़ा सा रेगुलेशन रखने की जरूरत होती है। हाथ थोड़े से बांध के रखने होते हैं अपने कि भाई नहीं, इतने सारे क्यूआर कोड भी मैं स्कैन नहीं करने वाला हूं। तो वो थोड़ी सी सूझबूझ हमें दिखानी होगी, ठीक है। एंड दिस इज अ फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम योर डियर अकाउंटेंसी मेंटोर, कि ध्यान रखो भैया, एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। पेमेंट्स ऐसे निकलते जाते हैं, हिसाब भी नहीं लग रहा होता है, तो थोड़ा सा हाथों को बांध के रखें अपने, कि हर क्यूआर कोड नहीं स्कैन करते घूमना अपने को, हर जगह जाके ये नहीं कि हाँ मेरा यूपीआई आईडी ये है, लो भैया ले जाओ, ऐसा नहीं करेंगे अपन, थोड़ा सा रिस्ट्रेंट भी रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पेमेंट्स मेड बाय चेक भी हमने देख लिए। अब इसके बाद पेमेंट्स की बात भी हो गई, रिसीप्ट्स भी हो गया, सब हम डिस्कस कर चुके। सर इसके बाद आप क्या बताओगे हमें? इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस का हम क्या करते हैं जी ट्रीटमेंट। तो इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस का ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं अपने बैंक से,
भाई पैसा डाला हुआ है बैंक के पास, डिपॉजिट्स है ना, तो बैंक का काम क्या होता है, आपको इंटरेस्ट देना। इंटरेस्ट अगर रिसीव्ड है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, बधाई की बात है, खुशखबरी है ये। हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। आपका क्या है, इंटरेस्ट है जी सर हमारा प्रॉफिट, तो हम कर देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। लेकिन यहीं अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है और उसका आप चुका रहे हैं इंटरेस्ट, तो ये आता है इंटरेस्ट पेड की कैटेगरी में। इंटरेस्ट पेड इज एन एक्सपेंस फॉर यू, तो आप यहां क्या लिखेंगे सर, इंटरेस्ट अकाउंट हो गया हमारा डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, हाथ से जा रहा है हमारे पैसे, तो हमने कर दिया इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तीसरी बात, कई बार कई सारी सर्विसेज होती हैं आपकी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, साथ में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जिन्हें एसआई कहा जाता है। एसआई का मतलब क्या होता है, नेटफ्लिक्स एंड चिल, Amazon प्राइम, हॉटस्टार प्लस है आपके पास, तो आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है। क्या होता है इन सब में, एक अमाउंट बताया जाता है पर मंथ हो चाहे पर ईयर हो, लेकिन वो क्या कहते हैं कि भैया हर महीने या हर साल, एज द केस में भी, आपके बैंक अकाउंट से ये पैसा हम डिडक्ट कर लेंगे, क्या आपको मंजूर है? और आप उस पर बड़े जोश में कह देते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो ये सब्सक्रिप्शन चाहिए, क्या दिक्कत है? आप कहते हैं बिल्कुल जरूर मंजूर है। फिर क्या होता है, हर महीने की किसी एक पर्टिकुलर तारीख को वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिया जाता है। सही है, तो यही केस होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का, और ऐसा करने के लिए भी बैंक कई बार आपसे कुछ कुछ अलग अलग चार्जेस ले सकता है। एटीएम कार्ड आप यूज कर रहे हैं, उसके लिए साल का एक चार्ज आपको देना पड़ता है। इंटरनेट बैंकिंग है, उसके लिए साल का एक चार्ज देना पड़ता है। ये सब चार्जेस आपके लिए क्या हैं? अगर हम बैंक चार्जेस की बात करें, बैंक चार्जेस हैं आपके लिए एक्सपेंडिचर, तो हम क्या करेंगे, इन्हें कर देंगे हम बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और जा कहां से रहा है, ये जा रहा है आपके सीधे बैंक अकाउंट से। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गई हमारी एंट्री। इन तीनों केसेस की एंट्रीज आपके सामने दिख रही हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड एंड बैंक चार्जेस, जो बैंक आपसे चार्ज करेगा अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने के। ठीक है, चलो तो अब आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कर लें आपसे, छोटा सा सबक। वो छोटा सा सबक मान लीजिए, सीख मान लीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मान लीजिए, वो सिर्फ यही बताना चाहता है कि अपनी कहानी के लेखक आप खुद हैं। तो अगर कहानी का कोई चैप्टर, यानी कि जो अभी आपके साथ घटित हो रहा है, ये अगर आप बदलना चाहते हैं, तो ये बदलना किसके हाथ में है यार? कहानी चेंज कौन कर सकता है? While the story is being written, जब स्टोरी लिखी जा रही हो तो उसे बदलने का अधिकार और उसे बदलने का एकमात्र जो मौका है वो किसके पास होता है? उस स्टोरी को लिखने वाले के पास ही ना, ऑथर के पास ही होता है ना ये चेंज करने का राइट। तो ऑथर से ही हम बोलेंगे, और आपकी जिंदगी की कहानी आप लिख रहे हैं, आप ही उस कहानी के ऑथर हैं, तो उसे बदलने का भी पूरा अधिकार आपके पास है, और पूरी जो वो है अपॉर्चुनिटी, वो भी आप ही के पास है। ठीक है, तो इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी, और वो मेहनत किस पे डिपेंड करती है? वो मेहनत डिपेंड करती है आप लोगों के एफर्ट्स पे। आप लोग कितना एफर्ट्स पुट इन करने को तैयार हैं, उसी पे डिपेंड करेगा हाउ मच सक्सेस यू विल गेट। ऑलराइट, चलिए तो आगे चलते हैं। अब आपके लिए लास्ट एंड फाइनल आज के लेक्चर का मैं क्या लेके आया हूं? सीधी बात, अभी तक सब कुछ बता तो दिया कि क्या क्या करना है, तो अब उसी तर्ज पे हम क्या करते हैं, हमेशा आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन लेके आए। कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन, यानी आज जो कुछ पढ़ा है वो सब कुछ एक साथ इकट्ठा आपको इस एक क्वेश्चन में मिल जाएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं पहले ट्रांजैक्शन की। आपने 25,000 रुपए बैंक में दिए अपना करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो एक अकाउंट आपके पास बैंक है, दूसरा आपने जो पे किया है यानी कैश आपके हाथ से जा रहा है। लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड ट्रांजैक्शन। आपने गुड्स परचेज करे, तो परचेजेस वर्थ ₹10,000 बाय चेक, यानी हाथ से पैसा गया लेकिन बैंक अकाउंट से जा रहा है, हाथ से नहीं जा रहा है। कैश सेल्स हुई हैं, कैश में हुई है 40,000 की, लेकिन इसमें से
20,000 रुपए डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। यानी टोटल 40,000 की सेल्स में से 20,000 तो सेम डे बैंक में डाल दिए, 20,000 आपके हाथ में ही हैं। तो हम इसकी एंट्री कंपाउंड एंट्री कर देते हैं। हमारे पास चौथा ट्रांजैक्शन है विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 1,000 रुपए, यानी ड्रॉइंग्स भी हैं और आपने बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो हमारे पास कैश या बैंक, अब यहां पे क्योंकि क्लियर नहीं है तो हम कैश भी कर सकते हैं, हम बैंक भी मान सकते हैं। विड्रॉ तो दोनों के लिए हम विड्रॉ ही बोलते। बिजनेस से पैसा निकाला है, बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाला है या कैश अकाउंट से, ये डिपेंड करता है आप लोगों पे। यहां चाहे कैश से एंट्री करें चाहे बैंक से करें, दोनों सही मानी जाएंगी। पांचवा ट्रांजैक्शन है, अब आगे बात, विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक। अब यहां पे आपको साफ साफ कह दिया पर्सनल यूज के लिए बैंक से 1750 रुपए विड्रॉ करे, तो ये आपका कैश ड्रॉइंग्स है, ये आपकी बैंक से निकाली हुई ड्रॉइंग्स है। और आपके पास है लास्ट ट्रांजैक्शन कि आपने फिक्स डिपॉजिट बनाया है एक बैंक के साथ ही बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम द करंट अकाउंट 13,250 रुपए। आपने 13,250 रुपए अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करे और खोल दी एक एफडी, यानी कि आपके पास एक असेट आ रहा है फिक्स डिपॉजिट के नाम से और एक असेट हाथ से जा रहा है जो कि है आपके बैंक अकाउंट से जाने वाला पैसा। ठीक है, तो अब बात करते हैं फटाफट से आगे बढ़ते हुए किस चीज की, हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। चलो तो फिर जर्नल एंट्री करी जाए। जर्नल एंट्री के लिए हम लाल कलर ही यूज में लेंगे। अगेन लाइक वी डिस्कस्ड, एंट्रीज के नरेशन आप लोग लिखेंगे, टोटलिंग भी आप लोग करेंगे। इतना काम आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया जाता है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बरकरार रहे साथ के साथ, तो ये आपको करना होगा, तो प्लीज मेक श्योर कि आप करें। चलिए देखते हैं, पेड इनटू द बैंक 25,000, ओपन अ करंट अकाउंट। तो हमारी पहली एंट्री क्या आ गई, हमारी पहली एंट्री आती है सर, द फर्स्ट एंट्री दैट वी हैव क्या है, पेड इनटू द बैंक। सर बैंक में पैसा जमा कराया है, बैंक इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट। कितना है अमाउंट, अमाउंट है सर 25,000। इसका नरेशन आप क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड या कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। हम बात करते हैं हमारे सेकेंड ट्रांजैक्शन की। सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारे सामने है, गुड्स परचेज्ड 10,000 के बाय चेक। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, हमारी एंट्री हो जाती है परचेजेस। वाई, बिकॉज गुड्स आर कमिंग इन, या परचेज हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, जो भी आइडिया आप लेना चाहते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट और हाथ से क्या गया, चेक से पेमेंट हुआ है, यानी कि बैंक अकाउंट गया है आपके हाथ से। कितने का सर, 10,000 बोला था, ठीक है 10,000 आप कहते हैं 10,000, तो मैं मान लेता हूं 10,000 है। ऑल राइट, लेट अस मूव अहेड, बिल्कुल 10,000 है। कैश सेल्स 40,000 की, इसमें से 20,000 डिपॉजिट कर दिया बैंक में और 20,000 हाथ में रह गया, तो ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या है, वी हैव द थर्ड एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। कैश मिला है, कितना मिला है, पूरा 40 लिख दूं, नहीं 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 नहीं, कि मैं भी वैसे पूछूं, अरे ओ सांबा कितना अमाउंट मिला है रे, तो आप बोलोगे सरदार पूरे 50,000। मैं कहूं 50 का तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ मेरे भाई, फिर मैं ऐसे बोलूंगा कि सांबा ट्रांजैक्शन 40 का था बेटा, ट्रांजैक्शन 40 का था, उसमें से 20 हमने जमा करा दिए, तो 20 हमारे हाथ में ही रह गए। क्या दिक्कत है इस बारे में। अच्छा, सांबा और गब्बर सुन के कंफ्यूज तो नहीं होते कि आप लोगों की जनरेशन वो है जिसने शोले ही नहीं देखी। तो भैया प्लीज जब भी टाइम मिले, और बोल रहा हूं टाइम मिले, ऐसे नहीं कि अभी वीडियो बीच में रोक के शोले देखने भाग गए, टाइम मिले तो एक बार शोले जरूर देखिएगा, क्लासिक मूवी है। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹1,000। अब ये कैश ड्रॉइंग्स है, कैसे पता, क्योंकि अगला ड्रॉइंग बैंक से है। तो कैश ड्रॉइंग 1000 और बैंक ड्रॉइंग 1750। तो हम ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या करेंगे, यहां पे हम ट्रांजैक्शन नंबर 4 लिखते हैं सर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और सर फिफ्थ भी लिखी देते हैं साथ में, क्योंकि फिफ्थ हमें पता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो आ गया आपका 1000 रुपए और ये आ गया आपका 1750 रुपए। ठीक है,
लास्ट ट्रांजैक्शन अपना क्या था, याद है किसी को? 13,250 रुपए का एफडी खोला है आपने बैंक अकाउंट से ही पैसा ट्रांसफर करके। तो आपके पास एक नई असेट आ रही है जिसका नाम क्या है? फिक्स्ड असेट लिखूं? नहीं सर, फिक्स्ड डिपॉजिट लिखेंगे ना, जब फिक्स्ड डिपॉजिट है हमारी असेट। तो क्या सर, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी बोलते हो आप। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहां से गया भाई? बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करा है। तो एक असेट आ रही है, एक असेट जा रही है। जो आ रही है वो हमने कर दी है डेबिट, जो जा रही है वो हमने कर दी है क्या? वो हमने कर दी है सर क्रेडिट। तो जी हां, ये थे आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिस्कशन अलोंग विद अ कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन। तो उम्मीद करता हूं सबको आज का लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। कैसा लगा ये भी कमेंट्स में बता सकते हो, ऐसी कोई मनाही नहीं है, लाइक भी कर सकते हैं उस वीडियो को अच्छा लगे तो बात करेंगे अगले ट्रांजैक्शंस की अगले आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए करना क्या है, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको समझाया था कि आप अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक खुद हैं। तो अगर कोई चैप्टर पसंद नहीं आ रहा तो बदलना भी आप ही के ऊपर है। तो बदलने के लिए क्या करना होगा, करते रहिएगा प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड यस, डू दैट ऑल विद अ वेरी नाइस स्माइल। मिलेंगे आप लोगों से अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। दिस इज मी, योर अकाउंटेंसी मेंटर, साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल, बाय बाय, टाटा एंड लव यू।